अब हम बीपीएससी द्वारा पूछे गए और क्वेश्चन को देख लेते हैं इस टॉपिक से, अर्थात गुप्त वंश से पूछे गए क्वेश्चंस को हम यहाँ से देखेंगे। क्या गुप्त वंश के से बीपीएससी में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है नगरों का क्रमिक पतन। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको बताया था कि नगरों का क्रमिक पतन यह किसके काल में, तो गुप्तों के काल में हुआ था। किसके काल में, गुप्तों के काल में। हमने पढ़ा था कि बिहार में आपको जो आपका मेन बिहार की पाटलिपुत्रा, सोनपुर, मथुरा, ये जो मेन शहर थे, ये भी इनका पतन हो गया था किसके काल में, गुप्त काल में। तो ध्यान रखिएगा गुप्त काल में नगरों का पतन हुआ था। तो नगरों का क्रमिक पतन किसके काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, तो यह गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था। देखिए यही हमने स्लाइड में आपको बताया था कि गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन क्या हुआ था, ये गुप्त काल में अग्रसर हुए। जैसे पाटलिपुत्रा और मथुरा, कुम्हार, सोनपुर, सेगरा, ये सभी जो महत्वपूर्ण शहर थे ये विघटित होकर के गांव के रूप में परिवर्तित हो गए थे, अर्थात नगरों का क्रमिक पतन हो गया था। यह ह्वेन-सांग के आने के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। ह्वेन-सांग किसके समय में आया था, तो ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय में आया था। किनके समय में, हर्षवर्धन के समय में। लेकिन गुप्त वंशों के शासन के समय में, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान आया था। कौन, फाहियान आया था। ध्यान रखिएगा अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ाया था कि फाहियान आया था और इसने अपना यात्रा वृत्तांत कौन सा, फोक्यूकी, कौन सा, फोक्यूकी लिखा। उसमें भी इसकी जानकारी मिलता है नगरों के क्रमिक पतन के बारे में, और ह्वेन-सांग के भी पुस्तक में इसकी जानकारी दी गई है। तो ध्यान रखिएगा जब ह्वेन-सांग भी आया था हर्षवर्धन के समय में, तो भी उसने यही लिखा कि गुप्त काल में सर्वाधिक नगरों के पतन हुआ था। साथ ही साथ फाहियान के भी यात्रा वृत्तांत फोक्यूकी में भी यह जानकारी मिलती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो उत्तर भारत में व्यापार के लिए, गुप्त काल में उत्तर भारत में व्यापार के लिए कौन कौन सा, तो ताम्रलिप्ति, कैम्बे और भड़ोच, इन सब का उपयोग नहीं किया था, कल्याण का उपयोग। भड़ोच का जो है यह पश्चिमी व्यापार, पश्चिम भारत में व्यापार के लिए प्रयोग होता था, पश्चिम भारत में। तो पश्चिम भारत में भड़ोच और उत्तर भारत में ताम्रलिप्ति, कैम्बे और कल्याण से भी व्यापार के रूप में उपयोग किया जाता था। बीपीएससी ने भी इसका ऑप्शन ई माना है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो उत्तर भारतीय व्यापार के लिए ताम्रलिप्ति, कैम्बे और कल्याण का उपयोग किया जाता था। मेनली ताम्रलिप्ति से ही उत्तर भारतीय व्यापार होता था, लेकिन कैम्बे और कल्याण से भी थोड़े थोड़े व्यापार होते थे। तो इस तरह से तीन ऑप्शन इसका आ रहा है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। साथ ही साथ भड़ोच के बारे में आपको जानना है कि भड़ोच से उत्तर भारतीय नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय या पश्चिम भारतीय व्यापार होता था। कहाँ से, भड़ोच से। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। तो ये क्वेश्चन आपको अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए भी थे कि ब्राह्मणों एवं मंदिरों को सर्वाधिक ग्राम अनुदान में कौन दिया था। तो ये गुप्त शासकों ने दिए थे। लेकिन दान देने का जो शुरुआत किसने किया था, तो शुरुआत सातवाहनों ने किया था। ध्यान रखिएगा शुरुआत सातवाहनों ने किया था। शुरुआत की पूछेगा तो शुरुआत सातवाहनों ने किया, लेकिन सर्वाधिक दान पूछेगा तो सर्वाधिक दान गुप्त वंश वालों ने किया था। ध्यान रखिएगा गुप्त वंश वाले ने। बात करें पाल वंश की, तो पाल वंश ये आपको कलिंग साइड का वंश था और इसका संस्थापक धर्मपाल थे। इन्होंने साथ ही साथ क्या दिया था, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये इसका डिस्क्रिप्शन भी हो गया डिटेल के रूप में। गुप्त शासकों ने, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों में ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय की ग्रहिता, मतलब जो गांव से जो टैक्स आता था उसे भी सौंप दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो गुप्त युग में
ध्यान रखिएगा, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर 1/6 था। उपज का छठा भाग भू राजस्व का दर था। क्या था? उपज का छठा भाग। और भू राजस्व को कहा क्या जाता था? तो गुप्त काल में भू राजस्व को उद्रंग कहा गया है। क्या? उद्रंग। तो उद्रंग का दर भी पूछ सकता है। उद्रंग का दर उपज का छठा भाग होता था। इस तरह से इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक जो योगदान था वो गुप्त शासकों का था, क्योंकि हमने पढ़ा था गुप्त शासकों के समय ही ये लोग भगवान विष्णु के जो वाहन है गरुड़ का, इन्होंने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में भी उपयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा कि भागवत संप्रदाय या विष्णु भगवान के जो उपासक में इनकी सर्वाधिक विकास या चरम उत्कर्ष पर कब था? तो ये गुप्त शासकों के समय में। ध्यान रखिएगा, गुप्त शासकों के समय में हिंद यूनानी शासकों ने सोने का सिक्का चलाना प्रारंभ किया था। और कुषाण कौन था? ISPK में कुषाण था, जो कि सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था इस वंश का। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने, जो क्वेश्चन दिया गया ध्यान रखिएगा, ये इस चैप्टर से संबंधित नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BPSC ने इसे 2018 में पूछा था, 64वीं BPSC। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? क्वेश्चन फिर से सुनिए ध्यान से। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? मतलब कि पृथ्वी जब अपने एक्सिस पे क्या करता है? रोटेशन करता है, उसी के कारण क्या होता है? प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ये किसने कहा था? तो यह आर्यभट्ट ने कहा था। किसने? आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट एक खगोल वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था। तो इस तरह से इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बराहमीर के बारे में हमने पढ़ा था, ये भी एक खगोल विज्ञानी ही थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसका व्याख्या भी दिया हुआ है कि आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर भी आपको ध्यान रखना है, अगला बार भी पूछ सकता है, रिपीट कर सकता है, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में किन्होंने अपना सर्वाधिक योगदान जो था वो कौन था? तो यही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और BPSC जो ने जो आंसर दिया है उसके अनुसार, और बुक में जो है उसमें कंट्राडिक्शन है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से भी एक बार बुक में जरूर खोजिएगा, हमने इसे ढूंढा है और उसके अनुसार आपको बता रहे हैं। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो हमने धन्वंतरी के बारे में पढ़ा था। किन के बारे में? धन्वंतरी चिकित्सक थे, औषधि से संबंधित थे और उन्होंने पुस्तकें भी इसके लिखी थी, ये आपको हम बताए हुए हैं। धन्वंतरी चिकित्सा से संबंधित थे और ये गुप्तकालीन थे। गुप्तकालीन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में ये नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी आपको धन्वंतरी नहीं है। तो या तो आप ई के साथ जाएंगे, हालांकि उत्तर इसका ई ही होगा। देखिए कैसे, क्योंकि जो सुश्रुत BPSC ने इसका आंसर ए माना है। क्या माना है? ए माना है। BPSC के दिए गए आंसर के अनुसार 2017 में जो एग्जाम हुआ था BPSC का 63वां BPSC, उसमें इसने ए ऑप्शन माना था सुश्रुत। लेकिन जो बुक में हमने इसकी खोज पड़ताल की तो बुक में पाया कि सुश्रुत जो थे वे 600 ईसा पूर्व, कब? 600 BC से लेकर के 1500 BC, कब? 1500 BC इनका कार्यकाल माना गया है। 600 से 1500 के आसपास, ये इसी के आसपास इनका अप्रोक्स में कार्यकाल माना गया था। ठीक है, कब? 600 से 1500, ध्यान रखिएगा, 600 से 1500 के करीब। लेकिन जो गुप्त काल है वो 275 ईसा पूर्व से शुरू होता है। कौन? 275 से। तो इस तरह से 275 BC भी नहीं, 275 AD, मतलब एनोडेमिन 275 ईस्वी से शुरू होता है, जबकि सुश्रुत का जो कार्यकाल था वो 600 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ए ऑप्शन नहीं होगा, इसका ई ऑप्शन ही होना चाहिए था। BPSC ने हालांकि ए ऑप्शन दिया है, तो अब इसके अनुसार अब जो भी हो, BPSC ने दोबारा चेंज भी इसको नहीं किया था। तो अब BPSC ही बता सकता है कि उन्होंने यह आंसर कैसे दिया था, क्योंकि वो सिर्फ आंसर देता है, रीजन तो बताता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? फाहियान। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। कौन आया था? फाहियान आया था। यह कहाँ का था? चीनी यात्री था। ये आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी पुस्तक? फो क्यू की। ध्यान रखिएगा, इसके नाम से भी इसका पुस्तक आप याद कर सकते हैं। फाहियान ने क्या लिखा था? फो क्यू की। क्या? फो क्यू की। नाम भी अजीब है, चीनी लोग आप जानबे करते हैं। इसके पुस्तक का नाम था फो क्यू की। तो ये किसने लिखा था? फाहियान ने लिखा था। फाहियान चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उतना ही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यह बीपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। कहीं कुमारगुप्त देता है, कहीं कुमारगुप्त प्रथम देता है। तो आपको याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। और इसका अंत किसने किया, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया? तो हमने आपको बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसका ध्वस्त किया था। और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा कौन सा जो इसका ध्वस्त किया था? खिलजी। कौन खिलजी? बख्तियार खिलजी। तो इसका अब ये आपको नीचे व्याख्या भी दिया हुआ है। वेद सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक शकदित्य था। शकदित्य ही, जिसका नाम क्या कहा जाता है? कुमारगुप्त, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महत्व श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शकदित्य की पहचान कुमारगुप्त के रूप में है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। तो ये इसके व्याख्या भी हमने देख लिया। तो इस तरह से हमने पूरा गुप्त वंश देखा। गुप्त वंश से संबंधित सभी बीपीएससी में पूछे क्वेश्चन को भी देखा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम या डबल स्पीड करके भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में। आप हमें कमेंट करके अपना सुझाव और सुझाव देना ना भूलें। सुझाव के लिए आप बहुत ही आमंत्रित हैं। साथ ही अपना कोई डाउट भी है तो वो भी क्या कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।